बिहार की राजनीति में अचानक से लालू के बड़े लाल तेज प्रताप ने एक पोस्ट किया और लिखा कि जल्द सरकार बदल जाएगी। सम्राट चौधरी पर नीतीश कुमार गुस्सा है, फटकार लगाई। और तो और बिहार में बदलाव होने वाला है। कौन करेगा बदलाव? 35 विधायक हैं महागठबंधन के पास। नीतीश कुमार ने अभी हाल ही में एनडीए की बैठक में सम्राट चौधरी की पीठ थपथपाई, तारीफ करी और अपील भी करी कि बिहार को बड़ी मुश्किल से संवारा है, इसको आगे ऐसे ही बनाए रखना। तेज प्रताप का एक तरफ ये पोस्ट है और दूसरी तरफ नीतीश चाचा का सम्राट चौधरी के समर्थन में झुकाव। तो बदलाव कौन करेगा, समझने वाली बात है। अब देखिए, यही सवाल जब खड़ा हुआ बिहार की राजनीति में तो तमाम जानकारियां जुटाई गई। और एक बात जो बहुत बारीकी से सबके सामने आई और राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि नीतीश कुमार अगर दाएं हाथ से किसी की पीठ थपथपा रहे हैं तो बाएं हाथ से पाला बदल का भी फैसला ले सकते हैं। विश्वास मत कीजिएगा, इतिहास, ट्रैक रिकॉर्ड उनका पुराना है। यही कहावत उनको लेकर कही जाती है। लेकिन क्या आज के समय में ये लागू हो सकता है? और तो और हमने ये देखा है कि राजनीति में पुत्र मोह के चलते बड़े से बड़े नेताओं ने अपने आपको एक ऐसी जगह पाया जहां पर अपने बेटे को आगे लाने के लिए या अपने परिवार को आगे लाने के लिए सामने वाले नेता ने कुछ भी कर गुजरे और उसके बाद वे उनको बड़े पद पर देखे। वही हाल बिहार की राजनीति में निशांत कुमार को लेकर भी है। बिहार की सड़कों पर अगर आप निकलेंगे तो सम्राट चौधरी के पोस्टर दिखेंगे जो कि राज्य के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जेडीयू दफ्तर के बाहर अगर आपको ये पोस्टर दिख जाए कि बिहार मांगे निशांत, फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार, नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार निशांत, तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि निशांत का कामकाज इन दिनों बोल रहा है। हमने सोशल मीडिया, इंस्टा, फेसबुक और एक्स साइट पर जब निशांत को लेकर शुरुआत में फॉलो करा तो खूब मीम्स बन रहे थे। कहा जा रहा था कि जिनका खुद का स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा वो स्वास्थ्य मंत्री कैसे बना दिए गए, परिवारवाद से। लेकिन अब निशांत के कामकाज को देखकर लोगों का विचार बदल रहा है। लोग कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री का बेटा है तो जरूर भविष्य के नजरिए से ही काम कर रहा है और काम दिख भी रहा है। इसी मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे खास वरिष्ठ सहयोगी राकेश मोहन सिंह जी जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया दीपक। बड़े लंबे समय के बाद बिहार की जनता से जुड़ रहे हैं सर, और इन दिनों जिस तरीके से हालात बने, भरत तिवारी एनकाउंटर मामला सामने आया, फिर उसके बाद बांकीपुर सीट का उपचुनाव का मामला सामने आया, और सबसे बड़ी बात, बीजेपी के इतिहास में शायद ऐसा कम देखने को मिला, मतलब मुझे तो याद नहीं कि नामांकन हो गया हो और नामांकन वापस ले लिया फिर किसी और को आगे किया। प्रशांत किशोर हैं सामने से, जनसुराज लड़ी अलग बात थी, लेकिन प्रशांत लड़ रहे एक अलग बात थी। दोनों में जमीन आसमान का अंतर था और है भी। जी, और दूसरी तरफ तेज प्रताप का ये दावा, कैसे देख रहे हैं सर आप इसको? देखिए, बांकीपुर जो विधानसभा का उपचुनाव है वो विधानसभा का उपचुनाव नहीं है। वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की साख का चुनाव है। इसको दीपक जी ऐसे समझिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं और दर्शकों से निवेदन भी करते हैं कि जो मैं कह रहा हूं उसको जाकर आप गूगल पे चेक भी कर लीजिएगा। अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यूपी में 2 दिवसीय दौरा था। काफी वो आपने देखा भी होगा कि उनके जी। रथ के आगे वीर हनुमान जो हम सबके पूजनीय हैं वो नाच रहे थे। इसको लेकर काफी हल्ला हो हल्ला भी हुआ। मैं उसी दौरे की बात कर रहा हूँ। उस दौरे में भीड़ कम थी और प्रधानमंत्री ने उनके समर्थन में एक लंबा चौड़ा एक्स पोस्ट लिखा जिसका लब्बो लुआब ये था कि नितिन नवीन हम सबके संगठन स्तर के सर्वमान्य नेता हैं। आप इस बात को समझिए कि नितिन नवीन की इमेज बीजेपी के लिए कितनी बड़ी पॉलिटिकली आज है। मैंने पहले बहुत कम ऐसा बीजेपी में देखा है। बड़े बड़े दिग्गज इस बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, श्री वाजपेयी जी से लेकर और अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, वेंकैया नायडू, तमाम बड़े लोग रहे। ऐसा बड़ा कम होता है कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी राज्य के संगठन के स्तर पर के दौरे पर जाते हैं
और वहां के मौजूदा सीएम से लेकर पूरी कैबिनेट एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए पहुंच जाए। अब कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी नेता के तौर पर गए होंगे, लेकिन ये बात गले से नीचे नहीं उतरती, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के संगठन के सबसे बड़े नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत वहां के प्रदेश अध्यक्ष ही करते हैं, जो प्रोटोकॉल कहता है। सीएम से मुलाकात एक अलग विषय है जो होती है, लेकिन स्वागत के मूल्यों पर मैं बात कर रहा हूं। तो बांकीपुर का चुनाव बीजेपी के लिए साख का चुनाव है। 35 वर्षों से ये किला रहा है, शहरी विधानसभा क्षेत्र है और 35 वर्षों से बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है। प्रशांत किशोर, देखिए बांकीपुर की स्थिति को ये भी समझिए दीपक जी, जैसे हम लोग कभी दिल्ली की बात करते हैं, इसको दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में लेके देखिए, तो नई दिल्ली या दिल्ली कोई व्यक्ति बाहर का सुनेगा तो क्या सोचेगा? देश की राजधानी, पूरा शहर डेवलप। लेकिन ऐसा नहीं है, आप भी जानते हैं, आप भी दिल्ली के हैं और मैं भी दिल्ली में रहता आया हूं पिछले 3 दशक से। तो दिल्ली में वो कम्युनिटी भी है जो गरीब है, जो 3 वक्त का खाना और एक बेहतर जीवन की तलाश आज भी कर रही है। आर्थिक प्रवासी दिल्ली में रहते हैं, वो भी वोटर है। तो सेम बांकीपुर की स्थिति भी है। बांकीपुर में सिर्फ बिहार का एलीट क्लास या शहरी वर्ग या उच्च मध्यम वर्ग नहीं रहता, बांकीपुर में गरीब लोग भी रहते हैं, जो प्रशांत किशोर की असल ताकत है, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की ताकत है। और जो शहरी लोग हैं या जो उच्च मध्यम वर्ग या मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो भी ये कह रहे हैं, जैसा हम लोगों ने अभी तक देखा है, और आने वाले समय में हम लोग और वहां के वरिष्ठ नेताओं से भी जुड़ेंगे या पत्रकारों से तो और बताएंगे कि वहां का मध्यम वर्ग या शहरी उच्च मध्यम वर्ग भी परेशान है। अब वो लोग भी बदलाव चाह रहे हैं। और जिन महोदय को हटाया गया, सिन्हा जी को, उनके पिता खुद चारा घोटाला में कल्प्रिट थे, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। तो बीजेपी किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती बांकीपुर में, इसीलिए प्रत्याशी को बदला गया और ऐसे प्रत्याशी को लाया गया जो संगठन का व्यक्ति हो और जमीनी स्तर पर काम करना जानता हो। जी, लेकिन जिस तरीके से ये पॉइंट जुड़ रहे हैं, पहले भरत तिवारी एनकाउंटर और उस मामले पर नीतीश के पुराने बयान वायरल हुए जो अतीक अहमद मामले से जुड़े थे। उन्होंने कहा था कि ये सब करना गलत है, कोर्ट बना है, पुलिस है, न्याय हो कोर्ट के नजरिए से हो, फैसला हो कोर्ट के नजरिए से हो। तो भरत तिवारी मामले पर नीतीश की एक लंबी चुप्पी देखने को मिली, जबकि जेडीयू की तरफ से कहा गया कि हम भरत तिवारी परिवार के साथ खड़े हैं। चिराग पासवान ने कहा हम भरत तिवारी परिवार के साथ खड़े हैं। बस मांझी ही थे जो सम्राट का और उनके पुलिस का थोड़ा साथ दे रहे थे, बाकी सब खिलाफ हो गए थे उस समय। फिर उसके बाद बांकीपुर में जो हुआ, अचानक से प्रत्याशी बदला, ये भी एक बहुत बड़ा विषय बनना है। और दूसरी तरफ नीतीश के जो बेटे हैं निशांत कुमार, उनका कद बढ़ रहा है संगठन में भी और बिहार की जनता के बीच भी जो पॉपुलैरिटी हो रही है, जो उनके कामकाज को सराहनीय माना जा रहा है। अचानक से जाते हैं अस्पतालों में और वहां पर फैसले ले देते हैं ऑन द स्पॉट, तो वो खबरें भी छप रही है। मतलब मुख्यमंत्री सम्राट है, उनकी खबरें ज्यादा छपनी चाहिए, लेकिन दिन भर अगर हम देखें तो निशांत को लेकर भी सुर्खियां बनती रहती। तो वो कमी महसूस नहीं हो रही जेडीयू नेताओं को। और सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार को लेकर इन दिनों जो तेज प्रताप ने दावा किया कि नीतीश ने सम्राट को फटकार लगाई, मतलब वो एक अलग विषय था। क्यों फटकार लगाई, क्या वजह थी, कुछ नहीं बताया उन्होंने। और दूसरा कहा कि जल्द सरकार बदलेगी बिहार में। तो क्या बांकीपुर सीट, क्योंकि नितिन नवीन की साख ही नहीं बल्कि सम्राट चौधरी भी नए मुख्यमंत्री है, बीजेपी का पहली बार मुख्यमंत्री और पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये चुनाव हो रहा है। तो अग्नि परीक्षा तो सम्राट चौधरी की भी है। नीतीश के नेतृत्व में होता था बात अलग होती थी, हारते जीतते थे तो नीतीश पर ही लांछन लगते थे, लेकिन सम्राट एक नया चेहरा है। सम्राट चौधरी का जब शपथ समारोह हुआ था, आप और हम जानते हैं कि बीजेपी के कितने नेता आए थे। तो ये सारे घटनाक्रम जो जुड़ रहे हैं, क्या तेज प्रताप की बातों की तरफ दिखा रहे हैं कि ये सच हो सकता है? देखिए दीपक जी, अब दर्शकों को इतना याद हो कि ना हो, जब दूसरी बार जब उप मुख्यमंत्री बने तेजस्वी नीतीश सरकार में, जी। तो मुझे याद है कि जब लालू परिवार एकजुट था,
तो तेज प्रताप ही पहले व्यक्ति थे। मैं सिर्फ रेफरेंस दे रहा हूं, मैं उनके बयान की पुष्टि बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक रेफरेंस दे रहा हूं कि वर्तमान बयान का विश्लेषण हम पुराने ही बातों पर के कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि नीतीश चाचा फिर से वापस लौटेंगे, और मैं ताज्जुब हो गया था कि मकर संक्रांति पे दही चूड़ा खाने नीतीश कुमार पहुंच गए राबड़ी आवास। हालांकि अब राबड़ी आवास बचा नहीं है। तो मैं तेज प्रताप यादव, लोग भले ही उनके राजनीतिक समझ पर कुछ भी कहे, मैं तेज प्रताप के बयान को बिल्कुल भी हल्के में तो नहीं लूंगा। जरूर उनके पास कोई ना कोई इनपुट होगा जिसके आधार पर उन्होंने कुछ कहा। नहीं हो, कुछ ऐसा होता है तो समझ में आ जाएगा कुछ ही दिनों में। लेकिन अभी अशोक चौधरी ने भी कहा कि निशांत जो नीतीश के सुपुत्र है वो हमारे आने वाले नेता है। डिप्टी सीएम तो वो कभी भी बन जाएंगे, ये बताइए कि ये बात करिए कि वो सीएम कब बनेंगे। ये बहुत बड़ा बयान है और रेखांकित करने वाला बयान है। मेरे को ऐसा लग रहा है अब कि निशांत की जेडीयू ट्रेनिंग करा रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन कैसे काम करते हैं, प्रशासन के साथ मंत्री को कैसे काम करना है। और अगर निशांत कुमार स्वास्थ्य विभाग में बिहार के बहुत अमूलचूल परिवर्तन करने में सफल हो जाते हैं तो कोई दो राय नहीं है कि जेडीयू निशांत को एक स्थापित नेता और एक बड़े प्रशासनिक फेर बदल करने वाले नेता के तौर पर स्थापित करेगी। कि भैया जो व्यक्ति आया और बिहार जैसे राज्य जिसकी स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम बदहाल थी उसको ठीक कर गया। कि जी। नीतीश के पथ पर चलने वाले ही उनके सुपुत्र है। इस तरह आने वाले समय में जेडीयू अगर निशांत को स्थापित करती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक बड़े ट्रैक रिकॉर्ड के साथ। तो कहीं ना कहीं बीजेपी में इस बात की खलबली है। निशांत को जज करने में विपक्ष ने बड़ी जल्दबाजी कर दी। रुकना था फिर जज करना था। देखिए, निशांत राजनीतिक परिपाटी के व्यक्ति नहीं थे। राजनीति में निजी और सार्वजनिक चरित्र और चाल चलन, बोलचाल तीनों में ही बड़ा अंतर होता है। तो निशांत को जज करने में विपक्ष मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी कर गया। और निशांत अगर अपने काम को स्थापित कर ले जाते हैं, बिहार के स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ा फेरबदल कर देते हैं, और मुझे ये भी लगता है कि सम्राट चौधरी में अभी भी वो हैसियत है नहीं कि निशांत के कार्यों, सुधार कार्यों के आड़े आ सके। जब तक नीतीश इस धरती पर है तब तक तो बिल्कुल ही नहीं है, बात की कही नहीं जा सकती। तो सम्राट चौधरी के लिए भी दीपक जी कहीं ना कहीं खतरे की घंटी तो बनी हुई है। देखिए सर, हमने महाराष्ट्र की राजनीति में देखा था कि उद्धव और फडणवीस का गठबंधन बड़े लंबे समय तक चला। लेकिन उद्धव ने जब मांग करी कि अब हमें सीएम कुर्सी दे दो, तो फडणवीस ने क्या किया था और उद्धव ने क्या किया था, ये इतिहास बना। फडणवीस चले गए थे, अजित पवार से हाथ मिलाए थे, स्वर्गीय अजित पवार के एनसीपी से हाथ मिलाया, और उद्धव ने एमबीए के साथ गठबंधन कर लिया था। फिर उसके बाद शिंदे जब आए तो शिंदे को भी बड़ी शान बान के साथ मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन वही बात थी कि शेर के मुंह खून लगा हुआ था, मुख्यमंत्री कुर्सी का स्वाद चख रखा था फडणवीस ने। तो जैसे तैसे करके 2 ढाई साल बाद फिर से उस कुर्सी को पा लिया, और इस बार इतने तगड़े आंकड़ों के साथ पाया कि शिंदे का आंकड़ा और बाकी पार्टियों का आंकड़ा जमीन आसमान का अंतर, क्योंकि 145 वहां बहुमत का आंकड़ा है और 130 प्रतिशत के लिए बीजेपी स्टैंड कर रही है। 10 12 15 अगर निर्दलीय और खुद का अगले चुनाव में कुछ और आंकड़ा जुटता है तो अकेले सरकार बना सकते हैं। नीतीश की पार्टी को भी कहीं इस बात का डर तो नहीं कि बीजेपी को हमने कुर्सी दे दी, और भविष्य में 4 विधायक का अंतर है, क्योंकि 89 बीजेपी के पास है, 85 जेडीयू के पास है। अगर जेडीयू ने यह कह दिया कि इस बार सीएम रोटेशनल का फॉर्मूला लाया जाए और अब निशांत की बारी है या जेडीयू की बारी है, जेडीयू से चाहे कोई भी सीएम बने, तो क्या बीजेपी इस पर कभी भविष्य में आपको लगता है सर राजी होगी? देखिए, बिहार में बीजेपी की मजबूती महाराष्ट्र से बिल्कुल अलग है। देखिए, जी। महाराष्ट्र की राजनीति को आप थोड़ा सा समझिए। महाराष्ट्र कई हिस्सों में बटा है। चाहे वो आप मराठवाड़ा चले जाइए तो एक अलग राजनीति है, मुंबई आ जाइए तो एक अलग राजनीति है, पुणे की तरफ चले जाइए, अमरावती चले जाइए तो एक अलग राजनीति है। और बिहार की राजनीति पूरी तरीके से परिवर्तित है।
बिहार में आज भी जाति की राजनीति बहुत अधिक हावी है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। देवेंद्र फडणवीस की जहां तक बात रही दीपक जी, देवेंद्र फडणवीस और सम्राट चौधरी की तुलना नहीं की जा सकती। जी। देवेंद्र फडणवीस बड़े संगठन के नेता है, उनके पिता रहे हैं बड़े संगठन के नेता, और देवेंद्र फडणवीस को पता है कि कैसे चुनाव में समीकरणों को साधना है, तो चाहे वो राजनीति हो, सामाजिक हो। आपको याद होगा वो नारा, बटेंगे तो कटेंगे, कहाँ आया ये नारा? वहीं से निकला नारा है। और किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने इस नारे को भुनाया। बिहार में ये इस तरह के नारे बहुत अधिक चल नहीं पाएंगे। आज और जेडीयू को पता है कि बिहार में एक भावुक अपील भी होती है। बिहार की पॉलिटिक्स इमोशनल पॉलिटिक्स भी है। यहाँ पर भावुकता के नाम पर भी चीजें चलती हैं। हर जगह चलती है, लेकिन बिहार में मैं मानता हूँ दूसरों राज्यों की बनस्पत ज्यादा चलती है। तो और सम्राट चौधरी की जीत नहीं है, ये जीत बीजेपी की है, जो बीजेपी आज इतने बड़े वोट मार्जिन को हासिल करने में कामयाब हो पाई है, या इतना बड़ा नंबर लेके आ पाई है। वो अमित शाह की प्लानिंग, पीएम मोदी की रैलियां, नितिन नवीन की प्लानिंग, संगठन जमीन पर आरएसएस का काम। सम्राट चौधरी में मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक रूप से अभी वो शख्सियत या हैसियत आई है कि वो अपने दम पर बिहार में बीजेपी को मोबिलाइज करा ले जाए। क्योंकि अगर ऐसा होता तो बीजेपी वापस से नीतीश के साथ नहीं आती, और जी। मुरेठा तो तभी खोलते सम्राट जब नीतीश पद से हट जाते। लेकिन मजबूरी में उन्होंने मुरेठा तो खोल ही दिया और साथ में भी आ गए। एक आखिरी सवाल बेहद कम शब्दों में जवाब जानना चाहूंगा कि जैसा कि आपने बीच में जिक्र किया कि राबड़ी आवास अब राबड़ी आवास नहीं रहा। मतलब विपक्ष में लालू यादव नीतीश के समय, जब नीतीश मुख्यमंत्री थे तो बहुत लंबे समय तक रहे। लालू यादव परिवार को लेकर नीतीश ने कभी वैसा एक्शन नहीं लिया जैसे राबड़ी आवास खाली करवा लिया हो या कोई और एक्शन ले लिया हो। लेकिन सम्राट चौधरी के आते ही राबड़ी आवास खाली करवा लिया, जिसको बिहार की राजनीति में एक ऐसा जगह माना जाता था जहां पर बड़े से बड़े फैसले लिए जाते थे। नीतीश कुमार भी कभी पहुंच जाया करते थे, लेकिन वो आवाज ही खाली करवा लिया। तो लालू के अंदर भी जरूर कोई ना कोई उबाल होगा, कोई गुस्सा होगा, कोई ऐसा अंदर ही अंदर पनप रहा होगा कि जिसका गुबार बाद में फूटेगा। क्योंकि नीतीश और लालू के बीच की जुगलबंदी की कहानियां हमने बहुत सुनी है। हमें तो राजनीति का अनुभव बेहद कम है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये फैसला लिया सम्राट चौधरी ने, नीतीश ने कभी ऐसा फैसला नहीं लिया और कभी इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। राबड़ी आवाज खाली कराना कहीं कोई मुश्किल तो नहीं बना देगा सम्राट के लिए? देखिए, मैं बहुत ही संक्षिप्त में और 30 सेकंड में इसका जवाब दे देता हूँ। जी। नीतीश ने कभी छोटे स्तर की राजनीति नहीं की। कोई भी हो, राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो सकता है, लेकिन राजनीति में कोई निजी दुश्मन नहीं होता। नीतीश ने हमेशा दूसरे दलों के नेताओं को सम्मान दिया। और रही बात लालू नीतीश की, तो एक बड़ा दिलचस्प वाक्या है तेजस्वी और हालिया विधानसभा सत्र का ही है, जो नवंबर में नई सरकार बनी उससे पहले का। नीतीश ने ये बात विधानसभा में तेजस्वी को बोली कि तुम्हारे पिता के ब्याह में भी हम थे और तुम्हारा भी ब्याह हम ही करवाए। ये बड़ी बात होती है, बड़े स्तर का नेता करता है। ये निजी बातें एक तरफ होती है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होती है, द्वेष किसी से नहीं है। और नीतीश हमेशा इस राजनीतिक सुचिता को लेकर चले, और बिहार की राजनीति में उन्होंने राजनीतिक उच्च मानदंडों को हमेशा स्थापित किया। निचले और छिछली राजनीति करने से नीतीश हमेशा बचे हैं। इसलिए नीतीश बिहार में नीतीश बाबू हुए, और सुशासन बाबू की तरह इतना लंबा कार्यकाल उन्होंने किया पूरा। जी बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इतनी एक अहम जानकारी देने के लिए। दर्शकों से अपील रहेगी कि अगर आपको लगता है कि तेज प्रताप की बातों में तनिक भी सच्चाई है, तनिक भी दम दिख रहा है, भविष्य में कुछ बड़ा खेल होगा, तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। बाकी बांकीपुर में किसकी जीत होगी? आरजेडी, जनसुराज पार्टी या बीजेपी? इन तीनों में से कौन जीतेगा, उस पार्टी को लेकर कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।